बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। अपना कल टॉपिक चल रहा था केंद्रक के बारे में और आज अपने केंद्रक के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियस होते हैं केंद्रक, इस केंद्रक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या? कैरियोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि केंद्रक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, तो कैरियोलॉजी के अंदर केंद्र का अध्ययन किया जाता है। केंद्रक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन 4-5 चीजों के ऊपर देखते हैं। पहले साइज, शेप, नंबर, रासायनिक संगठन, कि इसका रासायनिक संगठन किस प्रकार का बना हुआ है और इसकी संरचना, ये 5 चीजों के ऊपर अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले साइज, दूसरा शेप, तीसरा नंबर, फिर इसकी रासायनिक संगठन और इसकी संरचना। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि साइज। तो केंद्रक का साइज कितना होता है? 5 से 30 माइक्रोन होता है। साइज कितना होगा? 5 से 30 माइक्रोन इसका साइज होता है। अब अपने आते हैं शेप के ऊपर। शेप इसकी कई प्रकार की होती है, जैसे राउंड के अंदर भी होता है, गोल होता है, अंडाकार भी होता है और लंबवत भी होता है, इलोगेटेड भी होता है। तो राउंड, ओवल्स और इलोगेटेड मतलब गोल, अंडाकार, लंबवत, बेलनाकार टाइप, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है WBC। कौन सा? WBC। WBC में इसका आकार होगा वो अनियमित आकार होता है। कौन सा होता है बच्चों? अनियमित आकार होता है WBC में। और अनियमित आकार किस प्रकार होता है? अमीबा की तरह। अमीबा, जूलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में कि अमीबा की आकृति होती है वो क्या होती है? अनियमित होती है, क्योंकि इसकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, इस प्रकार। तो WBC में इसका आकार क्या होता है? अनियमित होता है। लेकिन और आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक अब्सेंट होता है। रेड ब्लड सेल, इसके अंदर क्या होगा? केंद्रक होगा वो क्या होगा? अब्सेंट होता है। और किसमें अब्सेंट होता है? फ्लोएम की चालनी नलिका में। किसमें? फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक अब्सेंट होता है। तो केंद्रक किस किस में अब्सेंट होता है? आरबीसी में और फ्लोएम की चालनी नलिका में केंद्रक क्या होता है? अब्सेंट होता है। WBC में इसकी आकृति किस प्रकार की होती है? अनियमित प्रकार की आकृति होती है, जिस प्रकार अमीबा होता है उसी प्रकार। और ज्यादातर इसकी स्ट्रक्चर होगी वो राउंड, ओवल्स, इलोगेटेड होती है, गोल, अंडाकार और लंबवत होती है। ये इसकी शेप होती है, ये इसकी शेप होती है। अब आते हैं अपने नंबर के ऊपर। तो नंबर के ऊपर भी बच्चों कई शेप होती है, वो एक केंद्रिकीय होती है।
क्या होती है, एक केंद्रीय होती है, जिसे क्या बोला जाता है, मोनोन्यूक्लिएट। क्या बोला जाता है, मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन। मोनोन्यूक्लियस कंडीशन, इसके अंदर क्या होता है कि एक केंद्रकीय, एक सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, एक केंद्रकीय। क्या, एक केंद्रकीय अवस्था। इसे बोला जाता है एक केंद्रकीय अवस्था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर एक ही केंद्रक होता है। सामान्यतया होता है जैसे पादपों के अंदर, जंतुओं में, अपने अंदर मनुष्यों में क्या होता है, प्रत्येक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर एक ही केंद्रक होता है, तो इस प्रकार की सेल को बोला जाता है मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन। दूसरा होता है बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, इसके अंदर क्या होता है कि एक सेल के अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक सेल में क्या होते हैं, दो केंद्रक। इसमें तो एक केंद्रक, एक केंद्रक एक सेल में, और इसमें दो केंद्रक एक सेल में, दो केंद्रक एक सेल में, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, द्विकेंद्रिकीय अवस्था, जिसे क्या कहा जाता है, द्विकेंद्रिकीय अवस्था कहा जाता है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल पैरामीशियम आता है। क्या आता है, पैरामीशियम, जूलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम। बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, इसमें क्या होता है, दो केंद्रक होते हैं, एक छोटा केंद्रक होता है और एक बड़ा केंद्रक होता है। तीसरी अवस्था आती है इसके अंदर अपने पॉलीन्यूक्लिएट, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होती है कि कई कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक कोशिका में बदल जाती है। जब कोई कई कोशिकाएं आपस में मिलती है ना, तो इसकी बीच की जो सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, गल जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक बड़ी सेल बना देती है। उस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं, तो इस अवस्था को पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन या बहुकेंद्रिकीय अवस्था कहा जाता है। बहुकेंद्रिकीय, बहुकेंद्रिकीय अवस्था कहा जाता है। और कई शैवालों में इस प्रकार की अवस्था देखने को मिलती है। जिस शैवाल या थैलस की बॉडी साइफन नुमा होती है, नालाकार होती है, उसके अंदर इस प्रकार की संरचना को देखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है वाउचेरिया शैवाल। क्या, वाउचेरिया, वाउचेरिया ये एक प्रकार की एल्गी है, शैवाल है। वाउचेरिया एल्गी के अंदर क्या होता है कि इसके एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक, सैकड़ों की संख्या में केंद्रक देखने को मिलते हैं। तो केंद्रक के आधार पर जीव जंतुओं को अलग अलग कंडीशन में रखा गया है, जैसे मोनोसिएट, मोनोन्यूक्लिएट,
कंडीशन, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। तो मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक केंद्रक एक कोशिका के अंदर मिलेगा। बाइन्यूक्लिएट केंद्रक में क्या होगा कंडीशन में कि दो केंद्रक एक ही कोशिका के अंदर मिलेंगे, जैसे कि पैरामीशियम। और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर बहुत सारे केंद्रक, सैकड़ों की संख्या में केंद्रक एक ही कोशिका में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल वाउचेरिया शैवाल। ठीक बच्चों, ये अपने इसके बारे में हो गया साइज, शेप और नंबर के बारे में बात हुई। अब अपने चलते हैं लेकर रासायनिक संगठन की। केंद्र का रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है? तो केंद्र का रासायनिक संगठन होता है बच्चों की ये केंद्र किससे बन के मिला होता है? प्रोटीन से, फास्फोलिपिड से और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। साथ में इसके होता है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार की संरचना होती है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए और आरएनए इसके अंदर पाए जाते हैं। अब आप अपने आते हैं केंद्र की संरचना के ऊपर कि केंद्र की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो केंद्र की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि इसका एक डायग्राम बनाते हैं, केंद्र का डायग्राम बनाते हैं। केंद्र का डायग्राम बनाते हैं। सेल अपने इस प्रकार की सेल होती है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? डबल लेयर होता है। क्या होता है? डबल लेयर होता है। इस प्रकार की एक लेयर होती है केंद्र के अंदर। और केंद्र का अध्ययन करने के लिए अपने इसमें क्या करते हैं कि इसको चार भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो होता है इसकी केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली। सबसे पहले क्या करें? केंद्रक झिल्ली। फिर आता है इसके अंदर भरा हुआ केंद्रक ध्रुव। कौन सा बच्चों? केंद्रक ध्रुव। फिर इसके अंदर एक होता है, ये केंद्रक ध्रुव होता है इसमें। तीसरा आता है इसमें एक होती है केंद्रिका। और चौथी होती है इसमें क्रोमेटिन जाल, जो स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं? इंटरफेज अवस्था के अंदर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ये केंद्रक झिल्ली हो गई। अब वो प्रत्येक केंद्रक झिल्ली होती है ना, वो किससे जुड़ी रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है, ईआर से जुड़ी रहती है। ये किससे जुड़ी रहेगी? इस प्रकार ये केंद्रक झिल्ली क्या होती है? केंद्रक जुड़ा रहता है ये। पर केंद्र की झिल्ली किससे जुड़ी रहती है? ईआर से जुड़ी रहती है।
केंद्रक झिल्ली ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहेगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ी रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। ठीक बच्चों, अब जो केंद्रक झिल्ली होती है, वो ऊपर की जो झिल्ली होती है बच्चों, ये क्या होती है? खुरदरी होती है। ऊपर की जो झिल्ली होगी वो क्या होगी? खुरदरी होती है। ऊपर की झिल्ली खुरदरी संरचना होती है, और खुरदरी संरचना होने के कारण इसके ऊपर की संरचना पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये क्या हो गए? राइबोसोम। ये क्या होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गई इसकी केंद्रिका। और ये इसकी केंद्र कला होती है, जो केंद्र कला। केंद्र कला भी क्या होती है बच्चों? डबल लेयर होती है, दोहरी कला होती है। क्या होती है? दोहरी कला होती है, डबल लेयर होती है। अब डबल लेयर होती है तो सबसे ऊपर की लेयर होगी वो क्या होगी? रफ प्रकृति की होती है। क्या होती है? रफ प्रकृति की होती है, और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या होंगे? इस इसके ऊपर क्या मिलेंगे? राइबोसोम मिलेंगे, क्योंकि ये रफ प्रकृति की होती है। और यह ऊपर की जो परत होती है, वो प्रत्येक परत क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्तत होती है, जुड़ी हुई रहती है। ठीक बच्चों, और जो ऊपर की झिल्ली होती है, जो बाहरी झिल्ली, क्योंकि ये दोहरी झिल्ली होती है, एक बाहर की ओर होती है, एक अंदर की ओर होती है, बीच में त्रिकेंद्रकीय अवकाश पाया जाता है। तो सबसे बाहरी झिल्ली होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है ये बाहरी। कितनी? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब अपने आते हैं आंतरिक झिल्ली के ऊपर। जो भीतरी झिल्ली होती है वो क्या होती है? इसके अंदर क्या रहते हैं? केंद्रक द्रव्य को, ये जो अंदर की झिल्ली होती है, ये बच्चों क्या होती है? चिकनी अवस्था में होती है। और यह क्या करती है? जो केंद्रक ध्रुव है इसको घेरे हुए रहती है। और इसके अंदर क्या होता है कि 300 एंगस्ट्रॉम मोटाई के रेशेदार पदार्थ इसमें जुड़े रहते हैं। कौन से? 300 एंगस्ट्रॉम समांगी रेशेदार पदार्थ इसके चिपके हुए रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सघन पटल कहते हैं, या फाइबर लेमिना कहते हैं, या डेंस लेमिना इसे कहा जाता है। तो जो भीतरी झिल्ली होगी, ये भीतर की झिल्ली, भीतरी झिल्ली या आंतरिक झिल्ली, इस पर क्या होते हैं? 300 एंगस्ट्रॉम मोटे फाइबर चिपके रहते हैं। कौन से फाइबर? फाइबर चिपके रहते हैं। और ये रेसिड, ये फाइबर होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सघन पटल। इसे क्या कहा जाता है? सघन पटल कहा जाता है, या फाइबर लेमिना कहा जाता है। फाइबर लेमिना कहा जाता है, या डेंस लेमिना कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? या इसे क्या कहा जाता है बच्चों? डेंस लेमिना कहा जाता है।
तो बाहरी झिल्ली पर तो क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, रफ प्रकृति के होते हैं। अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, चिकनी प्रकृति की होती है। इस पे क्या होता है कि रेशेदार समांगी पदार्थ इसके ऊपर चिपके रहते हैं, इसलिए इसे सघन पटल भी कहते हैं। और जो चिपका हुआ पदार्थ होता है इसे फाइबर लेमिना या डेंस लेमिना कहा जाता है। ठीक, इसके ऊपर ये सारी चीजें पाई जाती है। लेकिन इस के क्या गुण होते हैं, जैसे बाहर की झिल्ली के गुण होते हैं कि इसको राइबोसोम को स्थान प्रदान करना, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक बच्चों, तो ऊपर की झिल्ली होती है वो तो प्रोटीन के निर्माण में हेल्पफुल होती है। और अंदर की झिल्ली किस क्या काम करती है, अंदर की झिल्ली का काम होता है गुणसूत्रों को आपस में झिल्ली से चिपका कर रखना। इसका काम होगा, भीतरी झिल्ली का काम होता है गुणसूत्रों को झिल्ली से चिपका कर रखना। ठीक, और दूसरा काम होता है केंद्रक झिल्ली में वृद्धि करना। दूसरा काम क्या होगा, केंद्रक झिल्ली में वृद्धि करना। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा बच्चों, कल इसके बारे में अपने और पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक आवरण होता है। केंद्रक आवरण के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके रहते हैं। राइबोसोम क्या होता है कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। एक आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली में क्या होता है, ये चिकनी होती है, 300 एंगस्ट्रॉम मोटे रेशेदार पदार्थ इसके ऊपर चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं। और इस जो पदार्थ चिपके रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, सघन पटल कहा जाता है, या फाइबर लेमिना कहा जाता है, या डेंस लेमिना कहा जाता है। और इसके अंदर जो एक अवकाश होता है, जो बाहरी झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली, इन दोनों के बीच में एक अवकाश होता है उसे क्या कहा जाता है, त्रिकेंद्रिकीय अवकाश कहा जाता है। दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश होता है उसे क्या कहा जाता है, त्रिकेंद्रिकीय अवकाश कहा जाता है, जो 15 mm चौड़ा होता है। ये क्या होता है, 15 mm चौड़ा स्थान होता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, सघन पदार्थ घुली हुई अवस्था में रहते हैं। इसके अंदर भी सघन पदार्थ क्या होते हैं, घुली हुई अवस्था में रहते हैं, जिसका अध्ययन अपने कल करेंगे। तो केंद्रक आवरण के बारे में पढ़ा, कल इसकी डिटेल से संरचना और देखेंगे। ठीक बच्चों।